नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज का ये वीडियो D40 यानी खावेदामसा कुंडली के ऊपर होने वाला है। ये वीडियो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला है कि खावेदामसा कुंडली यानी ऑस्पिशियस टाइम कैसे होता है पर्सन के लाइफ में। ये कुंडली बहुत ही ज़्यादा टाइम सेंसिटिव होती है। ये मिनटों में चेंज हो सकता है। 2 से 3 मिनट के इंटरवल पे ये कुंडली टोटली अलग हो सकता है। अगर पर्सन को अपना एग्जैक्ट बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है यानी बर्थ टाइम मालूम नहीं है तो उनको ये कुंडली कंसिडर नहीं करना चाहिए, वरना गलत रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये कुंडली फॉर्म होती है D4 यानी चतुर्थांशा और D10 यानी दशांशा कुंडली को मल्टीप्लाई करके। इस कुंडली से ऑस्पिशियस टाइम और इनऑस्पिशियस टाइम इन दोनों को हम मालूम कर सकते हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये कैसे रिजल्ट्स देते हैं या फिर इसके कैसे एप्लीकेशंस हैं। इस कुंडली से मदर के साइड यानी मैटरनल साइड का लीनिएज देखा जाता है और वहाँ से जो प्रॉब्लम्स आती है उसको भी हम मालूम कर सकते हैं इस कुंडली से। इस कुंडली से पर्सन का मेंटल स्टेट भी हम मालूम कर सकते हैं, वो मेंटली पीसफुल हैं या नहीं ये भी हम जान पाएंगे। साथ ही पर्सन के पास कितने सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वो भी मालूम किया जा सकता है। प्लैनेट्स के गोचरों को अगर अप्लाई करेंगे इस कुंडली में तो पर्सन प्रेडिक्ट कर पाएंगे अपने फ्यूचर इवेंट्स को। मान के चलिए वो रिसर्चर हैं, उनका रिसर्च सक्सेसफुल होगा या नहीं, उनका रिसर्च बेनिफिशियल है या नहीं, वो मालूम कर सकते हैं इस कुंडली के द्वारा। अगर आपको गोचर के ऊपर जानना है या फिर गोचर के ऊपर एक नई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में अवश्य लिख सकते हैं। चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं कि इस कुंडली में डिफरेंट प्लैनेट्स कैसे इफेक्ट देंगे। हर एक टाइप ऑफ कुंडली पे प्लैनेट्स के इफेक्ट डिफरेंट होते हैं, इस कुंडली में भी डिफरेंट होगा। शुरुआत करते हैं हम मून से, क्योंकि मून का कारक कुंडली है ये और मून सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है इस कुंडली का। अगर मून इस कुंडली में पीड़ित होता है या फिर बुरा प्लेस्ड होता है तो पर्सन कुछ पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढ लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है। लेकिन अगर इस कुंडली में वो स्ट्रांग होता है या फिर उसको सपोर्ट मिला हुआ होता है तो पर्सन मेंटली पीसफुल रहते हैं और मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उनका D1 कुंडली या फिर D9 कुंडली में अगर मून का प्लेसमेंट खराब भी हो फिर भी वो शांत रह सकते हैं इस कुंडली के कारण। अब आते हैं मंगल पे। मंगल इस कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो उसका एक रिस्क है कि पर्सन सडन मौत फेस कर सकते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं। अगर मंगल स्ट्रांग होता है इस कुंडली में तो पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद भी होती है, पर्सन के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। उसके बाद हम आते हैं मरकरी पे। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सडन मौत दे सकता है मार्स की तरह, लेकिन अगर वो नेगेटिवली प्लेस्ड होता है तो। अगर वो पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है तो पर्सन को बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव बनाता है। पर्सन कैलकुलेटिव तरीके से अपने प्रॉब्लम से निकल सकते हैं और बहुत सारा मनी गेन भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं वीनस पे। वेनस एक ऐसा प्लैनेट है इस कुंडली के कॉन्टेक्स्ट में कि वो अच्छा ही रिजल्ट देगा, नो मैटर वो कोई भी राशि में बैठा हुआ हो। लेकिन इसका एक कैच है कि वो त्रिसड़ा भाव का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी 3, 6 या 11th हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, वरना रिजल्ट्स उतने अच्छे होंगे नहीं। साथ ही अगर पर्सन इसके इफेक्ट्स देखना चाहे तो पर्सन बहुत सारे लग्जरी अपने लाइफ में फेस कर सकते हैं और बहुत सारे लग्जरी फील कर सकते हैं अपने लाइफ में अगर इसका प्लेसमेंट अच्छा हो। साथ ही पर्सन के रिलेशनशिप में भी बहुत सारी बढ़ोतरी हो सकती है इसका अच्छा प्लेसमेंट के कारण। उसका D1 या D9 में प्लेसमेंट अगर बुरा भी होता है तब भी ये इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जातक को। उसके बाद हम आते हैं सूर्य पे। सूर्य अगर इस कुंडली में पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है तो पर्सन का बहुत सारा सेल्फ एस्टीम होता है, पर्सन सम्मान गेन कर सकते हैं दूसरों से और पर्सन का करियर भी बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर उसका प्लेसमेंट बुरा होता है तो पर्सन कॉन्फिडेंस इशू से रहेंगे, उनको कॉन्फिडेंस होगा नहीं और बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाएंगे। उसके बाद हम आते हैं जुपिटर पे। इस कुंडली के कॉन्टेक्स्ट में जुपिटर जीव कारक ग्रह है, वो जहाँ भी देखेगा वहाँ पर अच्छा रिजल्ट ही देगा। लेकिन इसका कैच यही है कि पर्सन ने जो भी ओरिजिनल प्रॉमिस किया था उस हाउस से रिलेटेड उससे उनको हटना नहीं है, वरना वो जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो नेगेटिव रिजल्ट में तब्दील हो सकता है। साथ ही ये जहाँ भी जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा अगर वो डेबिलिटेटेड होता है तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको ये पॉजिटिव कर सकता है, अपने दृष्टि से भी ये काम कर सकता है। और अंत में आते हैं शनि पे। शनि इस कुंडली के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा एनिमी प्लैनेट है, जिसके कारण इसका बहुत अच्छा प्लेसमेंट अच्छा नहीं है और बहुत बुरा प्लेसमेंट तो बहुत बुरा ही है। लेकिन इसका अगर दृष्टि पड़ जाता है लगन पे, 4th हाउस पे या फिर मून पे तो ये रिजल्ट्स और भी ज़्यादा बुरे दे सकता है। इसका सबसे अच्छा प्लेसमेंट एवरेज होता है और इन हाउसेस में इसका दृष्टि नहीं होना चाहिए। अब हम यही प्लैनेट्स जब डिफरेंट हाउसेस में होते हैं तो कैसे रिजल्ट्स देते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर कोई भी पापी ग्रह
फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ या नाइन्थ हाउस में होता है तो उसका अगर अंतर्दशा या महादशा चलता है तो वो पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम्स डालेगा ही। त्रिक भाव के स्वामी यानी छठे, आठवें और 12वें के हाउस लॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होने चाहिए। अगर वो स्ट्रांग होते हैं तो वो प्रॉब्लम्स डालेंगे। जब उनकी महादशा, अंतर्दशा या फिर प्रत्यंतर दशा चलेगी तब वो प्रॉब्लम्स में डालेगा पर्सन को। अगर फोर्थ हाउस में पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो पर्सन के प्रॉब्लम्स मदर के लिनिएज साइड से आते हैं। वो हेल्थ इशू हो सकता है या फिर कोई पर्सन हो सकता है जो कि पापी तत्व से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। इस कुंडली में फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, स्पेशली मदर के लीनिएज साइड से। साथ ही इस कुंडली में मेलिफिक्स जैसे सैटर्न, केतु, राहु या मंगल ये अगर स्ट्रांग होते हैं तो पर्सन के इनर पीस में अनरेस्ट डाल सकते हैं। अगर कुंडली में जुपिटर, मून ये अगर स्ट्रांग होते हैं तो पर्सन बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेंगे। अब हम D40 कुंडली के मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पे आते हैं कि आपका महादशा या अंतर्दशा अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, ये उस कुंडली से देख सकते हैं। आप D1 और D9 कुंडली से भी देख सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा देखने का बेस्ट तरीका होता है D40 कुंडली से। ये जो चार्ट होता है ये हर 2 से 3 मिनट में चेंज होता रहता है, तो अगर आपके पास बर्थ का प्रॉपर टाइमिंग है तभी आपको ये चार्ट देखना है, वरना आपको ये चार्ट नहीं देखना चाहिए। इस चार्ट को देखने का कोई न्यू तरीका नहीं होता है। जो परासी ज्योतिष का बेसिक सूत्र होता है, ग्रहों को देखने का जो भी सूत्र होता है, उसी से इस चार्ट को एनालाइज किया जाता है। हम थोड़ा परासी ज्योतिष के जो बेसिक सूत्र होते हैं उसको एक एक करके जान लेते हैं। जो साइंस के लॉर्ड होंगे, मतलब फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होंगे, वो हमेशा शुभ होंगे। जो त्रिसाड़ा भाव के स्वामी होंगे, मतलब तीसरे घर का लॉर्ड, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड, वो अच्छे नहीं होंगे, वो हमेशा काम को बिगाड़ेंगे। हाँ, अगर त्रिसाड़ा भाव के स्वामी अपने ही त्रिसाड़ा भाव में बैठे रहते हैं या फिर एक दूसरे के त्रिसाड़ा भाव में बैठे रहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जो केंद्र के जो स्वामी होते हैं वो बहुत ही अच्छे घर के स्वामी हैं और वो न्यूट्रल तरीके से बिहेव करेंगे। वो जहाँ जाएंगे जिस तरीके से बैठेंगे उस तरीके से बिहेव करेंगे। साथ ही साथ 6th, 8 और 12 हाउस के लॉर्ड नेगेटिव होंगे। अगर वो विपरीत योग में नहीं होते हैं तो जनरली नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। जो परासी ज्योतिष का बेसिक धन योग या राजयोग होता है इस कुंडली के लिए स्टैंड करता है। पर ये राजयोग या धन योग अगर मैलेफिक ग्रह बनाते हैं तो तरक्की तो देंगे, उसके साथ दिक्कत देंगे या फिर मौत भी दे सकते हैं। जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड और 8th हाउस लॉर्ड सेम होंगे तो फर्स्ट हाउस के रिजल्ट्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, और जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ 6th हाउस लॉर्ड कोइंसाइड करेंगे या फिर एक ही होंगे तब 6th हाउस के रिजल्ट जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। अब हम महादशा या अंतर्दशा को किस तरीके से एनालाइज करेंगे उसे कुछ एग्जाम्पल से समझते रहे। स्क्रीन पे जो लेफ्ट साइड में कुंडली देख पा रहे हैं वो एक D1 कुंडली है जो स्कॉर्पियो एसेंडेंट की कुंडली है। इनका जो भी लगन लॉर्ड है मार्स, वो 7th हाउस में मरकरी के साथ बैठा हुआ है। बाकी प्लैनेट्स का पोजीशन आप अपने आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और जो राइट साइड में कुंडली देख पा रहे हैं वो इसी D1 कुंडली का D40 कुंडली है। वो भी एक स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है जिनका लगन लॉर्ड मार्स 2nd हाउस में सैटर्न के साथ बैठा हुआ है। इस पर्सन का जन्म मून के महादशा में हुआ था। ये पर्सन ने 1960s के आसपास जन्म लिया था। इनका जो मून है ये 3rd हाउस में बैठा हुआ है या जुपिटर इनको एस्पेक्ट कर रहा है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है D1 में, पर ये जो मून है D40 में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और एक अच्छा प्लैनेट सैटर्न द्वारा एस्पेक्टेड है। सैटर्न हालांकि त्रिसाड़ा भाव का स्वामी है, मतलब सैटर्न 3rd हाउस का लॉर्ड है, पर फिर भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि सैटर्न अपने ही घर को देख रहा है, जिनके कारण इन्होंने एक अच्छे फैमिली में जन्म लिया। 1963 से लेकर 1970 के बीच में इस पर्सन का मार्स का महादशा चला। मार्स इसके नॉर्मल कुंडली में पीड़ित है क्योंकि मार्स मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है और मरकरी त्रिसाड़ा भाव का स्वामी है, उसके साथ इस लगन का शत्रु भी है। अगर D40 में देखें तो मार्स शनि के साथ बैठा हुआ है और सन मंगल और शनि को एस्पेक्ट कर रहा है, जिसके कारण मंगल कमजोर हो जा रहा है। तो इस पर्सन का जो बचपना था उतना अच्छा नहीं गया, पढ़ाई लिखाई में ये पर्सन सही से फोकस नहीं कर पाए। इसके बाद इनका राहु की महादशा शुरू हुआ जो 1970 से लेकर 1988 के बीच में चला। राहु लगन कुंडली में नीच का है, पर राहु का जो डिस्पोजिटर है जुपिटर वो उच्च का है। साथ ही साथ राहु शनि और मंगल द्वारा पीड़ित भी है, पर ये मंगल बिजनेस का कारक है और शनि भी बिजनेस का कारक है। तो इन्होंने अपना बिजनेस खोला। बिजनेस किस तरीके का खोला वो D40 चार्ट से आपको मालूम पड़ेगा। D40 चार्ट में आप देख रहे होंगे इनके 12 हाउस में राहु और केतु बैठे हुए हैं। राहु केतु तो अपोजिट होते हैं, तो आपको एक
कंसिडर करना है कि इनके 6th हाउस में केतु है और 12 हाउस में राहु है। राहु 12 हाउस में फॉरेन का बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी, ट्रैवलिंग का बिजनेस देता है। उसके साथ राहु का डिस्पोजिटर जो है वेनस, वो भी 3rd हाउस में है। तो यहाँ से अब कंफर्मेशन ये मिल रहा है कि इस पर्सन ने कुछ ना कुछ तरीके का ट्रैवलिंग का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद जुपिटर की महादशा चली इनका 1988 से लेकर 2004 के बीच में। जुपिटर इनके उच्च राशि में है, साथ ही साथ चंद्रमा और सैटर्न उनको दृष्टि भी कर रहे हैं। पर सैटर्न का दृष्टि अच्छा नहीं है क्योंकि सैटर्न तीसरा भाव का स्वामी है। D40 कुंडली में देखें तो जुपिटर मरकरी जो लगन का शत्रु है और 8th हाउस का स्वामी है, उसके साथ बैठा हुआ है। साथ ही साथ पाप के त्रियोग में भी है। तो इस टाइम में क्या हुआ कि इनका जो बिजनेस था वो डूब गया, इनके पार्टनर्स ने इनके साथ चीट कर लिया। तो जैसे हमने इस पर्सन की पूरी लाइफ स्टोरी को ट्रैक किया है और समझा है D1 और D40 कुंडली से कि किस तरीके से ग्रहों को इंटरचेंज करके और इंटरलिंक करके समझा जाए, इस तरीके से आप ये मेथड अपने कुंडली पर भी यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर इस जैसा कंटेंट आपको देखना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा ये वीडियो आपको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज देगा कि चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण किस तरीके से होता है और एस्ट्रोलॉजी में उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। और ये जो वीडियो है ये आपको पूरा डिटेल एनालिसिस देगा D30 कुंडली को किस तरीके से देखा जाता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।